हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एच स्टडी पॉइंट YSK। आज हम बात करेंगे रिगिंग एंड लिफ्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट 2। इसमें बहुत सारे पार्ट्स और भी आएंगे क्योंकि एक में सबको कवर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है। तो चलिए, हमारे जो भी नए पार्ट्स आएंगे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर को देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फॉर्मूला फॉर रिजेक्टिंग बायर रोप स्लिंग। तो बायर रोप स्लिंग को रिजेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो एक स्लिंग में अगर बायर्स टूटे हुए नजर आ रहे हैं तो इस केस में क्या फॉर्मूला लगेगा और कैसे समझ में आएगा कि इसको रिजेक्ट करना है या नहीं करना। तो ये क्वेश्चन वही है, फॉर्मूला फॉर रिजेक्टिंग बायर रोप स्लिंग। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखेंगे द मैक्सिमम नंबर आर ब्रोकन बायर्स अलाउज 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बायर रोप ओवर ए लेंथ। मतलब जो एक लेंथ दिया हुआ है उस लेंथ में ओनली 10% ब्रोकन बायर्स है तो ही अलाउ किया जाएगा यूज करने के लिए, अगर 10% से ज़्यादा है तो नहीं होगा। अब इसका हम लेंथ निकालेंगे कैसे, तो लेंथ विल बी 8 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द रोप, यानी रोप का जो डायामीटर है उसका 8 टाइम्स, मतलब रोप के डायमीटर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्लिंग का उतना स्लिंग का लेंथ निकल जाएगा। उस लेंथ में फिर 10% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रोप है जो 25 mm डायमीटर का है, अब विथ स्टैंड ऑफ 16 × 19, क्योंकि यहाँ वायर टूटा हुआ है तो वायर का भी हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जो रोप जो डाया है वो 25 mm है और स्टैंड जो उसका है 6 × 19 का बना हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब लेंथ कितना बनेगा, डाया यहाँ पे 25 mm दिया हुआ है तो लेंथ इसका 8 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 25 × 8 यानी कि 200 mm लेंथ हो गया स्लिंग का। अब इसमें क्या है, टोटल वायर इन रोप कितना हो गया, 6 × 19 यानी 114 वायर टोटल हुआ, क्योंकि इसका 6 स्टैंड है और एक स्टैंड में 19 वायर्स है। यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे जो दिख रहे हैं ये स्टैंड है, ये सारे स्टैंड है। तो इसमें और एक स्टैंड में 19 वायर है तो टोटल वायर हो गया 114। अब क्या कह रहा है, ओनली 10% ही अलाउ होगा, तो 10% ऑफ 114 कितना हुआ, 11.4 वायर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रोकन वायर्स अलाउड इन लेंथ ऑफ 200, यानी लेंथ हमारा कितना निकला है यहाँ पे 200 mm लेंथ निकला है। तो 200 में सिर्फ 11 वायर ही यहाँ टूटा हुआ नजर आएगा तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा उतने लेंथ में, यानी कि स्लिंग का 200 mm लेंथ में देखना है कि कितने वायर्स टूटे हुए हैं। अगर 11 वायर टूटे हुए हैं तो इट मीन्स इसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर उससे ज़्यादा टूटे हुए हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंस्ट्रक्शन स्ट्रेच ऑफ वायर रोप। कंस्ट्रक्शन स्टिच क्या है, वायर रोप का कंस्ट्रक्शन स्टिच क्या है, एक नया नाम लग रहा है तो लेकिन है ये क्या। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे ये सारे वायर रोप हैं, कोर हैं, स्टैंड हैं, वायर हैं। तो बहुत सारे वायर्स मिला के स्टैंड बनाए जाते हैं और बहुत सारे स्टैंड मिला करके वायर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब भी किसी भी चीज़ को आप बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम उसमें स्ट्रेच आएगा, तो उस स्ट्रेच को ही यहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्ट्रेच के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। ऑल स्टील रोप विल स्ट्रेच ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ यूज, यानी पहली बार जब यूज करेंगे तो कॉल्ड कंस्ट्रक्शन स्टिच, दिस कंडीशन इज परमानेंट। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑल स्टील रोप्स विल स्ट्रेच, स्ट्रेच मतलब खींचेगा, वो लंबा होगा ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ यूज, जब फर्स्ट टाइम इसको यूज करेंगे तो उसमें खिंचाव आएगा और उस खिंचाव को ही क्या कहता है, कंस्ट्रक्शनल स्ट्रेच कहा जाता है। और दिस कंडीशन इज परमानेंट, एक बार अगर खींच गया तो ये वापस नहीं आएगा, ये परमानेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या ज़्यादा खींच जाएगा तो भी कैसे पता करेंगे कि ज़्यादा हो गया लोड, अगर ज़्यादा दे दिया गया। तो यहाँ पे देखते हैं, वेन वायर्स इन द स्टैंड एंड स्टैंड इन द रोप सेट देमसेल्फ अंडर लोड। तो यहाँ पे स्टैंड जो रहता है, एक स्टैंड में बहुत सारे वायर मिलते हैं और बहुत सारे स्टैंड मिलके एक रोप बनते हैं। तो जब भी उसमें लोड दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, स्ट्रेच होता है। रोप स्ट्रेच कैन बी रिकॉग्नाइज बाय इंक्रीज बाय ले लेंथ। तो इसका जो ले लेंथ इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ जो एक बार जाके जो निकलता है तो उसको ले लेंथ बोलते हैं। तो इस ले लेंथ में इसको कैसे चेक करेंगे कि ये खराब है या क्या है। तो वायर रोप में देखेंगे 6 स्टैंड रोप अगर है
विल स्टिच अबाउट 6 इंच, तो ये है जो स्टिच होगा तो सिर्फ 6 इंच होगा, वो भी 100 फीट में ओनली। 100 फीट का अगर कोई रोप है तो उसको जब फर्स्ट टाइम हम उससे कुछ भी चीज़ लोड उस पर देंगे तो वो सिर्फ है जो 6 इंच ही स्ट्रेच होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जबकि अगर कोई 10 इंच का है और 10 फीट में उसका स्ट्रेच कितना होगा, सिर्फ यहाँ 6 स्टैंड इन 100 फीट एंड वाइल 8 स्टैंड अगर है उसमें, तो ये है जो इसमें अप्रोक्सीमेटली जो होगा वो 10 इंच पर 100 फीट, यानी 100 फीट में सिर्फ 10 इंच ही स्ट्रेच होगा अगर 8 स्टैंड का है तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 6 स्टैंड है तो 6 इंच 100 फीट में, अगर 8 स्टैंड है तो 10 इंच 100 फीट में स्टिच होगा। अब रह गया कि अगर इससे ज़्यादा स्टिच होता है तो इस केस में स्लिंग को डिस्कार्ड करना पड़ेगा। रोप स्टिच बाय मोर देन दिस अमाउंट मस्ट बी रिप्लेस, क्योंकि वो डैमेज हो गया है, इसका मतलब उससे बहुत ज़्यादा लोड दे दिया गया है जिसके कारण है जो स्लिंग की जो स्टिच होना चाहिए उससे ज़्यादा खिंच गया है, यानी उसकी रोप का डाया भी कम हो गया है और वो किंकिंग फॉर्म में चला गया है, तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफिनेशन ऑफ मैकेनिकल टर्म्स ऑफ रिगिंग लिफ्टिंग। रिगिंग लिफ्टिंग में बहुत सारे टर्म्स आते हैं मैकेनिकल, उसके डिफिनेशन क्या होते हैं तो उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हमने एक ही जगह कर दिया है जिससे कि आप एक ही जगह सीख लें। सबसे पहले आपको क्रेन पूछेगा कि क्रेन क्या है, क्रेन के बारे में हम सभी जानते हैं, डिफिनेशन देने में गड़बड़ा जाते हैं। तो क्रेन क्या है, क्रेन इज ए लिफ्टिंग मशीन, क्रेन एक लिफ्टिंग मशीन है यूज टू लिफ्ट एंड लोवर द मटेरियल, जो मटेरियल को लिफ्ट और लोवर करने में हेल्प करता है, एंड मूव लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और लोड को एक जगह से दूसरी जगह वो मूव करता है या प्लेस करता है, तो उसको क्रेन बोलते हैं। फिर पूछेगा स्लिंग का भी इस्तेमाल हम करते हैं। अब स्लिंग क्या है, ए पीस ऑफ लिफ्टिंग टूल्स, लिफ्टिंग टूल्स का एक पीस टू अटैच द लोड टू द लिफ्टिंग इक्विपमेंट हो, तो क्या करता है ये, क्या है, एक लिफ्टिंग टूल्स का एक पीस है जो लोड को अटैच किसके साथ करता है, क्रेन के हुक के साथ, यानी लिफ्टिंग हुक के साथ उसको अटैच करने का काम करता है स्लिंग। उसके बाद पूछेगा सेफ वर्क लोड क्या है, यानी SWL क्या है। SWL का डिफिनेशन बता सकते हैं, मैक्सिमम लोड दैट कैन बी लिफ्टेड बाई लिफ्टिंग मशीन, यानी वह लोड जो लिफ्टिंग मशीन से उठाया जा सकता है इजिली और लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल से उठाया जा सकता है, वह सेफ वर्कलोड है और इस कंडीशन में वो टूटेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो यहाँ पे पूछा जाता है, व्हाट इज अ सिग्नल मैन, तो ए पर्सन हु गाइड द क्रेन ऑपरेटर बाय गिविंग सिग्नल, यानी वो आदमी होता है जो क्रेन ऑपरेटर को सिग्नल देता है। टैग लाइन पूछेगा, टैग लाइन का इस्तेमाल आप करते हैं लोड को कंट्रोल करने के लिए, तो रोप डेट टैग द लोड एंड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द लोड, तो लोड को टैग करता है और इसका मेन फंक्शन होता है लोड के मूवमेंट को कंट्रोल करना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जा सकता है NT2 ब्लॉक लिमिट स्विच, तो ये क्या होता है, तो ये हमारा है जो सेफ्टी डिवाइसेज है। NT2 ब्लॉक क्या होता है, ए प्रोटेक्शन डिवाइस डिजाइन टू स्टॉप ए होस्ट ब्लॉक टू टच विथ बूम टिप, जब वो बूम टिप को टच करता है तो वहाँ पे अलार्मिंग आना शुरू हो जाता है और जिससे ऑपरेटर समझ जाता है कि बूम है जो ओवर होस्ट हो गया है, तो उसको क्या करेगा, फिर से वापस ले लेगा, अदरवाइज यहाँ एक्सीडेंट होने का डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है, व्हाट इज इनिशियल लोड टेस्ट। अब इनिशियल लोड टेस्ट क्या है, तो इनिशियल लोड टेस्ट होता है बस जब फर्स्ट टाइम कोई भी लिफ्टिंग मशीन या लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल जब बनते हैं मैन्युफैक्चर के वहाँ, तो उससे पहली बार वो चेक करता है, उसी को हम इनिशियल लोड टेस्ट करते हैं। यानी प्रायर टू यूज ऑल लिफ्टिंग मशीन लिफ्टिंग टूल्स एंड टैकल आर टेस्टेड फर्स्ट टाइम एट मैन्युफैक्चर वर्कशॉप बाय कॉम्पिटेंट पर्सन एंड दैट इज कॉल्ड इनिशियल लोड टेस्ट। SLI क्या होता है, मीन्स सेफ लोड इंडिकेटर। सेफ लोड इंडिकेटर इज ए डिवाइस, एक डिवाइस है जो क्रेन ऑपरेटर केबिन में लगा रहता है, गिव्स अलार्म व्हेन द क्रेन कैपेसिटी अप्रोचेज द एक्चुअल लोड, यानी क्रेन की जो कैपेसिटी की अप्रोच एक्चुअल जो लोड है अगर वहां तक पहुंच जाता है तो अलार्मिंग देने लगता है कि क्रेन की कैपेसिटी SLI तक आ गया है, अब इससे ज़्यादा लोड नहीं उठा सकता, तो ऐसे डिवाइस को SLI के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स लिफ्ट क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स लिफ्ट तभी करेंगे जब लोड वेट बिटवीन 15 to 30 टन के बीच में होगा, बूम लेंथ इसमें 55 मीटर होगा, 2 क्रेन का इस्तेमाल होगा
और कैपेसिटी लोडिंग एवं 85 से ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन रख के काम करते हैं। अगर यहाँ 85 से ज़्यादा लेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स लिफ्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट इज हैवी लिफ्ट एंड हैवी कॉम्प्लेक्स लिफ्ट क्या है। तो इसमें लोड बेट जो एवब रहेगा 30 टन टू 49 टन, क्रेन रेटेड कैपेसिटी एवब 200 टन का रहेगा, यूजिंग टू क्रेन रहेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा डिफिनेशन ऑफ मैकेनिकल टर्म्स ऑफ रिगिंग लिफ्टिंग। रिगिंग लिफ्टिंग का और भी इसमें बहुत सारे हैं। क्रेन प्री लिफ्ट चेकलिस्ट, तो क्रेन प्री लिफ्ट चेकलिस्ट क्या होता है, तो इसके बारे में देखते हैं। ए सेफ्टी चेकलिस्ट दैट इज रिव्यूड बाय द ऑथोराइज मेंबर्स ऑफ द लिफ्ट टीम बिफोर इट ऑपरेशन। तो लिफ्ट टीम में एक ऑथोराइज मेंबर होता है जिसके द्वारा उसको रिव्यू किया जाता है, तो हुआ क्रेन प्री लिफ्ट चेकलिस्ट। लिमिट स्विच डिवाइसेस क्या होता है, लिमिट स्विच डिवाइसेस दैट सेव द क्रेन एंड इट्स कंपोनेंट, तो ये क्रेन को भी सेव करता है, इसके कंपोनेंट को भी सेव करता है। कैसे सेव करता है, व्हेन क्रेन रीचेज बियॉन्ड द प्री डिटरमाइंड पॉइंट, जो इसके डिटरमाइंड पॉइंट दिए हुए हैं अगर वहाँ तो रीच करता है, उसके बाहर जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या करता है, अलार्मिंग देता है। एंड दैट कुड डैमेज द क्रेन, अगर वो बाहर जाता है तो वहाँ पे क्रेन को क्या होता है, डैमेज कर सकता है, तो वहाँ पे अलार्मिंग आता है। इसको NT2 ब्लॉक भी बोलते हैं, जैसे ओवर होस्ट लिमिट स्विच हुआ, ओवर बूम लिमिट स्विच हुआ, ये सारे हैं जो लिमिट स्विचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि लोड चार्ट क्या होता है। The load chart which help to know the operator of the crane lifting capacity considering boom length, boom angle and weight of the hook block। तो लोड चार्ट का फंक्शन क्या होता है कि क्रेन ऑपरेटर को एक आइडिया देता है कि लिफ्टिंग कैपेसिटी, क्रेन की लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी है उसको कंसीडर करते हुए, उसमें बूम लेंथ कितनी है, बूम का एंगल कितना है, और वेट ऑफ द हुक ब्लॉक का वेट कितना है, वो सारा चीज़ देख करके वो पता करता है कि हम क्रेन को सेफली काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नेक्स्ट है तो आउट रिगर पूछेगा, आउट रिगर क्या है। आउट रिगर तो आप जानते ही, द एक्सटेंडेबल मेटल आर फिक्स विथ क्रेन माउंटिंग बेस एंड गिव सपोर्ट टू क्रेन ड्यूरिंग लिफ्टिंग ऑपरेशन। तो इसको एक्सटेंड करके क्रेन को स्टेबल बनाया जाता है। इसमें एक आर्म होता है, फिक्स होता है, जो माउंटिंग किया जाता है, इससे बेस बना सकते हैं, तो इसको आउट रिगर बोलते हैं। जब क्रेन को आउट रिगर पे आप खड़ा कर देंगे, तो अगर टायर माउंटेड क्रेन है, टायर माउंटेड में ही एक्चुअली होता है, तो वहाँ पे उसके व्हील है जो ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज सिंथेटिक वेब सीलिंग। सिंथेटिक वेब सीलिंग क्या है, तो सिंथेटिक वेब सीलिंग देखिए यहाँ पे उसका स्टिकर दिख रहा है, फोटो में मैंने दूसरे स्लाइड में शायद दिखाया है। तो इस तरह का स्टिकर रहता है जिसमें सारी जानकारी दी हुई होती है, टाइप क्या है, कितना इसका लेंथ है, रेटेड कैपेसिटी कितनी होगी, वर्टिकल में कितनी होगी, चोकर में कितनी होगी, बास्केट में कितना लोड ले सकता है, सारी जानकारी इसमें रहती है। लेंथ कितना है यहाँ पे देखिए दिया हुआ, टाइप किस तरह क्या है, सीरियल नंबर क्या है, ये सारी जानकारी इसमें रहती है। तो सबसे पहले सिंथेटिक वेब सीलिंग हम बोलते हैं, द सिंथेटिक वेब सीलिंग इज ए वेबिंग फैब्रिकेटेड सीलिंग। ये सिला हुआ एक सीलिंग रहता है, यूजिंग फॉर सेम पर्पस लाइक वायर रोप सीलिंग। तो इसका इस्तेमाल हम जो उसी के जैसा करते हैं, जिस तरह के वायर रोप का सीलिंग का हम इस्तेमाल जिस पर्पस के लिए करते हैं, सेम पर्पस वेब सीलिंग सिंथेटिक वेब सीलिंग का भी होता है। अब यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि वायर रोप सीलिंग का, और इसमें तो एडवांटेज अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे सिंथेटिक वेब सीलिंग का एडवांटेज क्या है, सबसे पहले इसको कैरी करना आसान है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इससे इजीली रिगिंग कर सकते हैं क्योंकि हैवी होता नहीं है। लो इनिशियल कॉस्ट होता है, इसका कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है। और रिड्यूस लोड डैमेज, लोड को डैमेज ये नहीं करता है क्योंकि इसमें शार्प एज या हार्ड पार्ट होता नहीं है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज क्या है, लो हीट रेसिस्टेंट, यानी इसका हीट रेसिस्टेंट बहुत कम है, 194 डिग्री फ़ारेनहाइट ही है। डैमेज ड्यू टू कट एंड एब्रेशन, इसकी ये है जो कट और एब्रेशन के कारण ये डैमेज हो सकता है। डैमेज ड्यू टू केमिकल एंड यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेड, यानी केमिकल के कारण अगर इस पर कुछ केमिकल गिर गया या अल्ट्रा वायलेट रेड लग रहा है तो उसके इसमें डैमेज हो जाते हैं धीरे धीरे, और नॉट रिपेयरेबल, इसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो इसका ये डिसएडवांटेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट विद सिंथेटिक सीलिंग। सिंथेटिक सीलिंग में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप आंसर कर सकते हैं डूज में,
विजुअली इंस्पेक्ट सिलिंग फॉर डैमेज, डैमेज के लिए इसका विजुअली इंस्पेक्शन करना है। रिमूव फ्रॉम सर्विस एंड नेसेसरी, अगर डैमेज लगता है तो इसको सर्विस से निकाल देना है। इंश्योर द सेफ्टी टैग इज अटैच एंड सेल एंड हैज ऑल पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन, तो ये ध्यान देखना है इसमें सेफ्टी टैग लगे हुए होने चाहिए, जिसमें अभी मैंने बताया था। तो सेफ्टी टैग लगे होने चाहिए, इसमें जितने भी पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी डाया कितनी है, इसकी कितनी विड्थ है, ये कितने है, जो सीलिंग कितना लोड उठा सकता है वर्टिकल में, चोकर में, बास्केट में, वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। वेरीफाई लोड रेटिंग पर हिच स्टाइल जो लगाएंगे अलग अलग, उसके आधार पे इसकी लोड रेटिंग क्या होगी उसके बारे में बताया रहता है। एंड यूज सॉफ्टवेयर ऑन शार्प कॉर्नर एज नेसेसरी, तो यहाँ पे ध्यान देखना है जहाँ पे शार्प कॉर्नर है, जहाँ पे वेब सीलिंग का कटने का डर है, सिंथेटिक सीलिंग का कटने का डर है, वहाँ पे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना है, ये डूज है। डोंट में क्या आएगा, डू नॉट यूज इफ एनी पार्ट ऑफ सीलिंग इज डैमेज, अगर सीलिंग का कोई भी पार्ट अगर डैमेज लग रहा है तो इसका इस्तेमाल ना करें। डू नॉट यूज इफ देयर इज अ सेफ्टी इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, अगर इस पर सेफ्टी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका इस्तेमाल ना करें। डू नॉट टाई सीलिंग टुगेदर, सीलिंग को एक साथ है जो टाई ना करें। एंड नेवर एक्सीड द लोड रेटिंग, लोड रेटिंग जो इसका दिया उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ वेब सीलिंग, तो वेब सीलिंग को रिजेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं फेस कट है, पंक्चर है, टेंसाइल ब्रेक है, एलिजिबल मिसिंग टैग है, एसिड बर्न हो गया है, हीट डैमेज हुआ है, कट एंड टेंसाइल डैमेज है, एब्रेशन डैमेज है, तो ये सारे डैमेजों के कारण इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ कर सकते हैं इफ सीलिंग रेटेड कैपेसिटी और सीलिंग मटेरियल आइडेंटिफिकेशन इज मिसिंग और नॉट रीडेबल, तो इस केस में यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करना है। एसिड और अल्कली बर्न हो गया तो नहीं यूज करना है। मेल्टिंग हो गया है, बेल्ट एस्पेटर उस पे है, एनी पार्ट ऑफ वेब सीलिंग, यानी वेब सीलिंग के किसी भी पार्ट पे अगर मेल्ट हो गया है या बेल्ट एस्पेटर से जल गया है तो उस केस में उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। होल्स है, टीयर्स हैं, कट्स है, इम्बेडेड पार्टिकल यानी उसमें कोई पार्टिकल घुस गया है, ब्रोकन और रॉन्ग स्टिचिंग, गलत स्टिच किया हुआ है ऑन लोड बियरिंग स्प्लाइसेज, तो इस केस में भी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव बियर एंड टीयर हो गया है, ज़्यादा फट गया है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। नॉट इन एनी पार्ट ऑफ वेब सीलिंग एनी अदर वेब विजिबल डैमेज दैट कैन अफेक्ट, तो ये सब देखना है, नॉट अगर है उस पर तो नहीं करना है, या कोई विजिबल डैमेज दिख रहा है जो कि उसकी कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना। अब इन्वायरमेंट के कारण भी इसमें रिजेक्शन कर सकते हैं, जैसे कि केमिकली एक्टिव इन्वायरमेंट, जैसे जहाँ पे एसिड और अल्कली का इन्वायरमेंट है या सनरेज है तो वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट आती है, कैन इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ वेब सीलिंग, तो उसके कारण भी वेब सीलिंग डैमेज हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपने कुछ और क्वेश्चन आंसर आपने इसमें देखा, जिसका क्वेश्चन आंसर वो पूछ सकता है आपसे इंटरव्यूअर, तो इस तरह से उसका जवाब देना है जैसा कि इसमें आंसर किया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारा चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।